जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, आज हम दो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं और ये जो सेक्शन है इसके अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे मेमो राइटिंग के बारे में। हम इसके बारे में अंदर ही पढ़ेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में। पहले बात तो आप ये याद रख लीजिए, इसको आपने जहन में रखना है कि जो आपका एक 20 मार्क्स का पोर्शन आता है पेपर के अंदर, उस 20 मार्क्स के पोर्शन के अंदर तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ आती है। यानी यहाँ तो आपको लेटर आएगा, ठीक है। लेटर राइटिंग के बारे में आपने याद रखना है कि लेटर राइटिंग के आने के चांसेस 85% से 90% है, ठीक है। इन लेटर राइटिंग तो 85 से 90% यही आता है, अक्सर यही है। लेकिन आपको अगर लेटर नहीं आता तो चांसेस हैं 5% चांस हैं इस चीज़ के कि मेमो आ जाएगा, ठीक है। 5% चांसेस है इस चीज़ के आपको रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगी। लेकिन ये मैं फिर आपको बताता चलूँ, ये आपने नहीं भूलना इस बात को कि आप पेपर्स के अंदर सिर्फ मेमो भी आया हुआ है, पेपर के अंदर सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग भी आई हुई है। तो कोई शख्स ये सोच ले कि भाई 85 to 90% यही आना है तो मैं यही कर लूँ, तो ये उसकी हिमाकत होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। कोई अगर इतना ही ज़्यादा जज्बाती है या तैयारी नहीं साथ साथ कर सका तो वो ये काम कर सकता है कि वो मेमो की जो मैंने असाइनमेंट्स दी हुई हैं, 10 असाइनमेंट्स हैं, वो 5 कर ले, लेकिन करे लाजमी। इसी तरह रिपोर्ट राइटिंग है, उसकी 10 असाइनमेंट्स मैंने दी हुई हैं, वो 10 ना करे 5 कर ले, लेकिन करना लाजमी होगा, ठीक है। ये छोड़ना नहीं। जो लेटर राइटिंग है ये वाला सेक्शन जो है ना, अगरचे आने की ये सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो मैं कहा करता हूँ कि ये वाला सेक्शन जो होता है ना, इन दोनों की निस्बत, मेमो रिपोर्ट की निस्बत ये ज़्यादा चैलेंजिंग है। डिफ़िकल्ट नहीं मैं कहता होता किसी चीज़ को, ये ज़्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, टाइप्स हैं, कुछ 6 से ज़्यादा टाइप्स हैं जिनमें से एक लेटर आपको आ सकता है। तो अगर आपको मेमो या रिपोर्ट आती है तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि शुक्र है, इसके अंदर तो अक्सर चीज़ें एक जैसी होती हैं तकरीबन, तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो। तो यहाँ लेटर आएगा, लेटर नहीं आता तो क्या आएगा, मेमो आएगा या रिपोर्ट आएगी। चॉइस का सोचना भी नहीं, चॉइस इसमें बिल्कुल नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है कि ये जी चॉइस में छोड़ देंगे, चॉइस नहीं है। चॉइस किस में है? शाबाश, फिशबोन और एफिनिटी के अंदर है, इसके अलावा और किसी चीज़ में चॉइस नहीं है। वो आप उसमें वो 30 मार्क्स का पोर्शन है, यानी वही कि 30 मार्क्स फिशबोन कर लें या 30 मार्क्स आप एफिनिटी कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। वो 30 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है बाजी? पैराग्राफ राइटिंग। आई कैप कहता है गुनाह होता है, आपने ऐसे नहीं बोलना, क्या कहना है? पैराग्राफ राइटिंग। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग को लिखना किस तरह है? ऐसे राइटिंग की तरह है। वो असल में क्या? पैराग्राफ राइटिंग, लेकिन वो असल में क्या है? ऐसे राइटिंग की, ठीक है पैराग्राफ, लेकिन वो क्या है? ऐसे राइटिंग। करना किस अंदाज से है? ऐसे राइटिंग से, लेकिन है वो क्या? पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। खैर वो कंफ्यूज नहीं होना। तो उसी टॉपिक में से वो जो फिशबोन का टॉपिक है वही टॉपिक आपको आएगा किसका? पैराग्राफ राइटिंग। फिर ऐसे बोले ना तेरू गुनाह आएगा बाजी, देखी। अच्छा, तो जनाब इसी में से आएगा, क्लियर है। तो 30 मार्क्स तो वो हो गए जो हम कर चुके, मतलब वो सिर्फ उसमें चॉइस है, इसके अलावा और किसी चीज़ में चॉइस नहीं है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इसको क्या हुआ है। आ गया नहीं आया? ये हमारे करण अर्जुन कहाँ गए? आ गए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं मेमो राइटिंग को विदाउट टाइम वेस्ट किए। मेमो के बारे में याद रखें कि मेमो ये शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ की? मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम का मतलब क्या होता है? मैं हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ, क्या? याद दहानी। बस आपने ये बात याद रखनी है, याद दहानी, ठीक है। क्या होता है? ये एक ऐसी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो। ये पुरानी बात हो गई है, इनसाइड। अब आप आउटसाइड भी शेयर करते हैं। अब आप आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, यानी आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भी किसी से को बातचीत करना चाहें तो आप मेमो उसे भी शेयर कर सकते हैं। इनविटेशन देना है तो आप कंपनी के बाहर भी दे सकते हैं, तो मेमो इसको कहा जाता है। तो मेमोज याद रखें कि ये इनफॉर्मल वे में लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें फॉर्मल वेज को अपनाना नहीं है, ये बात याद रखनी है। और पेपर बेस्ड नोट्स होते हैं और ये को वर्कर्स के दरमियान शेयर किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि अब जब इलेक्ट्रॉनिकली मामला आ गया तो इसलिए आप उसको आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ करना है ये ज़रा बात याद रख लीजिएगा। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, डायरेक्शन देनी है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी है तो उसके लिए भी आप मेमो का यूज़ कर सकते हैं। एक ही बात देखो, इंस्ट्रक्शन, कोई नया बंदा आया उसे इंस्ट्रक्शन दे दो, डायरेक्शन दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे साइन कर दो और कहो नीचे आप क्या कर दो? साइन कर दो। जो भी आएगा उसके लिए वही चल रहा होगा।
अक्सर आप यहाँ पे आए हैं, आप जब SBA में आपने एडमिशन लिया तो यहाँ पे क्या आपको मिला था, एक फॉर्म मिला, तो फॉर्म सबके लिए एक था, फॉर्म सबके लिए एक था। इसी तरह वो डायरेक्शंस, ये चीज़ें उन्होंने एक ही बनाई होती हैं और उसको वो क्या करते हैं, हर एक के साथ वो शेयर कर देते हैं। दूसरा क्या होता है कि ओरल डिस्कशन, आप ओरली बात हुई है उसको आपने कंफर्म करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, मेमो राइटिंग आप लिख सकते हो। अच्छा, दूसरों से उनके आइडियाज़ और ओपिनियंस लेने हैं तो उसके लिए भी आप मेमो 10,000 बंदों को भेज दो, आइडियाज़ दें जी, आपको क्या लगता है। अक्सर ब्रांड्स ऐसा कर रहे होते हैं कि अपना फीडबैक दीजिए, ठीक है, कोई चीज़ से रिलेटेड। इसी तरह बहुत से लोगों को आपने शुक्रिया अदा करना होता है उनकी असिस्टेंस पर या उनकी आमद पर। जैसे मैंने बताया था, एक फंक्शन आपने करवाया तो आपने बहुत से बंदों को कहना कि आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, तो दिस इज़ व्हाट, आप उसको क्या मेमो लिख सकते हैं। रिपोर्ट प्रोग्रेस के बारे में डिस्कशन मेमो यूज़ किया जा सकता है। आपने इन्फॉर्मेशन को बहुत से कोलीग्स को एक ही वक्त में आपने सर्कुलेट करना है तो आप उसके लिए मेमो लिख सकते हैं। और परमिशन और अप्रूवल्स के लिए भी आप मेमो लिख सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा मेमो का पैटर्न जो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा, बस इसी तरह से आपने करना है और ये ज़हन में रख लें। पहली है जी, ये आपके सामने पूरा पैटर्न आ गया पूरे का पूरा। एक बात आपने याद रखनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये वाली है कि जनाब ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसकी, उसके नीचे सैल्यूटेशन, जिसे आप कहते हैं डियर सर, डियर मैडम, तो आपने सैल्यूटेशन जो है वो इसको ना लिखें, ठीक है। अगर कोई लिख भी देगा गलत नहीं होगा, मैं कहता हूँ डियर एम्प्लॉयज़, लिख भी देगा गलत नहीं होगा, लेकिन इससे नंबर नहीं कटता, ये आपने याद रखना है। अक्सर और बेशतर देखने को मिलता है कि कईयों ने लिख लिया होता है, तो लिख भी दें गलत नहीं होगा, लेकिन ना भी लिखें तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपने पैटर्न क्या करना है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है। डेट का पैटर्न आपको याद होना चाहिए कि वही है कि सबसे पहले डे आता होता है, डे के बाद मंथ आते होते हैं, मंथ के बाद फिर क्या आता है, ईयर आता होता है, ठीक है। एक और पैटर्न होता है कि आप सबसे पहले मंथ लगा देते हैं, उसके बाद डे कर लेते हैं और एंड पे ईयर। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ईयर हमेशा एंड पे ही आता है, और जहाँ पे ईयर आता है आपने उससे पहले कॉमा लाजमी लगाना है, बात ख़त्म। ये डेट का पैटर्न है। अगर आप कॉमा लगाना भूल जाते हैं तो याद रखें आप एक नंबर छोड़ आए हैं, 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, इसलिए ये पैटर्न में आपने गलती नहीं करनी। फिर जिसको आप लिख रहे हैं आप उस शख्स का नाम लिखेंगे। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको गिवन है उस स्टेटमेंट के अंदर जो आपको दी गई है मेमो राइटिंग लिखने के लिए, वहां पे लिखा हुआ रेहान सर्वर मैनेजर एट ABC कंपनी, तो आप क्या करेंगे, यहां पे रेहान सर्वर लिखेंगे और नीचे क्या लिख देंगे, मैनेजर ABC कंपनी, द मैनेजर ABC कंपनी। आप इस तरह लिख सकते हैं 2, क्लियर। इसी तरह 2 के बाद आता है CC। ये CC आप मेमो में ना लिखें। अगर कहा जाए कि आप एक शख्स को CC करेंगे, CC क्या होता है कि एक ऐसा थर्ड पर्सन, बात 2 बंदों के दरमियान हो रही है, लेकिन तीसरे शख्स को बस इन्फॉर्म रखना है कि हमारे दरमियान बात क्या हुई या हो रही है, तो आप उस शख्स को CC कर देते हो दरमियान में कि जनाब ये आप भी देखना चाहें तो देख लें। लेकिन मेमो के अंदर आप अगर CC ना करें, अगर वहाँ बताया तो ठीक है, वरना CC करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। फ्रॉम वही हिसाब, अगर डेजिग्नेशन बताई हुई है तो लिख दें, इदारे का नाम बताया हुआ तो लिख दें, वरना सिर्फ पर्सन का नाम लिख दें, ठीक है। और ये जो 2 के फ़ौरन बाद मैंने क्या किया हुआ है, इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़ी हुई है, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 के बाद कॉलन लगाएंगे और कॉलन के फ़ौरन बाद आप उस शख्स का नाम लिख देंगे। इसी तरह फ्रॉम, 2 भी लिखना ज़रूरी है, फ्रॉम भी लिखना ज़रूरी है। आप मार्कर से, सॉरी मार्कर तो वहाँ पे चक्कर ही नहीं आ रहा क्योंकि टाइप करना है, तो आप बोल्ड कर सकते हैं उसे। और बोल्ड कैसे करते हैं, शाबाश, कंट्रोल B के साथ, कंट्रोल आप दबाएंगे और उसके साथ ही +B दबा देंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। वो चीज़ क्या हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी है वो वर्ड को, ठीक है, ये याद रखना। तो सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन बात। सब्जेक्ट 2 तरह से होता है, या तो आप टाइटल फॉर्म में लिखते हैं सब्जेक्ट को, या तो आप उसको सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं। अगर सेंटेंस फॉर्म में लिखते हैं तो सिर्फ क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी जितने भी वर्ड्स हैं उनका कोई लेटर कैपिटल नहीं होगा। अगर कोई प्रॉपर नाउन आ गया तो फिर ठीक है, कंपनी का नाम प्रॉपर नाउन है तो वो आ गया तो वो ठीक है, वरना नहीं। अगर आप टाइटल फॉर्म में लिखे हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, सिवाय, शाबाश, सिवाय प्रेपोजिशन के, क्योंकि प्रेपोजिशन में आप कैपिटल लेटर नहीं लिखते। अच्छा, कैपिटल जो वर्ड प्रेपोजिशन का होता है आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखते। अच्छा, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे मैं प्रेपोजिशन का पहला लेटर कैपिटल लिख सकता हूं, जहां पे सारे कैपिटल लेटर में लिखे? क्या ये इस भाई ने सही बात बोली है? हाँ जी, इन्होंने सही बात बोली है।
कि जहाँ पे सारे कैपिटल लेटर आते हैं, जैसे टाइटल फॉर्म है। वेरी गुड, ये अब सही आई है मुझे आंसर, कि जब स्टार्ट में स्टार्ट ऑफ द वर्ड होगा प्रेपोजिशन तो आप सिर्फ उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे उस वक्त, वरना कहीं पे भी किसी भी मौके पे आप प्रेपोजिशन का कोई लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है, चाहे टाइटल फॉर्म है चाहे सेंटेंस फॉर्म है। तो जनाब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, ग्रैंड टेस्ट सेशन है, किसका, पीआरसी का। ये देखें यहाँ पे ऑफ पीआरसी है, तो मैंने ऑफ का ओ बड़ा नहीं किया, अगरचे मैंने इसको टाइटल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये बात समझ आ रही है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो बस डायरेक्ट बात है, काइंडली बी इन्फॉर्म दैट द ग्रैंड टेस्ट सेशन ऑफ पीआरसी नियर पीयर स्टूडेंट्स, आप जो भी वहाँ पे लिखा होगा, मैंने तो वहाँ पे स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था, आपको मैं दिखाता लेकिन स्टेटमेंट नहीं है इस वक्त। स्टूडेंट इज स्केड्यूल टू कमेंस ऑन 15 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशंस। आपके भी टेस्ट होंगे वैसे इधर कॉलेज में, आपके ग्रैंड टेस्ट होते हैं। द सेशन विल एक्सटेंड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 weeks प्रोवाइडिंग एम्पल टाइम टू थोरो प्रिपरेशन ऑल पीआरसी इंस्ट्रक्टर्स। अब यहाँ पे देखें मैंने हाईलाइट किया है पीआरसी इंस्ट्रक्टर, पीआरसी के इंस्ट्रक्टर, तो इसलिए वो इंस्ट्रक्टर भी क्या हो गए, प्रॉपर हो गए, इसलिए मैंने आई क्या कर दिया, कैपिटल किया। जैसे मैं कहता हूँ आई एम रेहान सवर मैनेजर एट एबीसी कंपनी, तो यहाँ पे मैनेजर का एम कैपिटल होगा कि नहीं, होगा। क्यों, क्योंकि मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसको मैंने बता दिया उसका मैनेजर, तो मैं प्रॉपर हो गया, तो इसलिए मैनेजर का भी एम कैपिटल होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बात कही है, हमारे 90% स्टूडेंट ये गलती कर रहे होते हैं। तो अगर मैं कंपनी का बता रहा हूं आई एम रेहान सर मैनेजर ऑफ एबीसी इंटरप्राइजेस, तो जब मैंने मैनेजर वर्ड बोला तो मैनेजर का एम कैपिटल होगा, होगा। हके बके भाई सही कह रहे हैं, की क्या मैं, कंपनी आगे आएगा तो कंपनी का सी बड़ा होगा कि नहीं होगा? कंपनी आगे आए, पीछे आए, ऊपर आए, नीचे आए, जिधर भी आए एम कैपिटल होगा। ठीक है, क्लियर, आगे आए नहीं भाई, हद हुंदी। अच्छा आगे बढ़ते हैं। Requested to immediately begin drafting question papers in accordance with the established protocols. This ensures that the exams can start on time and proceed smoothly. अगली बात, your prompt attention and cooperation in this matter are, अब यहाँ पे देखें आर आना चाहिए था कि इज आना चाहिए था, मेरे ख्याल से तो इज आना चाहिए था। कोई मुझे बताए, कोई महापुरुष, नहीं यहाँ पे तो आर आना चाहिए कि इज आना चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड, देखो कितनी अहम बात की है। अटेंशन भी आ गया, क्यों, सारी यही कह रहे सन, अटेंशन एंड कोऑपरेशन, क्योंकि सबको पता है ना, तो इसलिए सबने बताया। तो अटेंशन नंबर 1 और कोऑपरेशन नंबर 2, तो दोनों मिल गए तो क्या होगा, आर आएगा। आर हाईली अप्रिशिएटेड टू मेंटेन आवर स्टैंडर्ड्स एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, थैंक यू फॉर योर डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। एंड पे मैंने क्या किया है, रिगार्ड्स, और रिगार्ड्स के बाद मैंने क्या लगाया है, फुल स्टॉप, बात खत्म। नीचे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहाँ से है, क्या कंपनी है, वटएवर, क्योंकि ये मेमो था और पता है कि मेमो किसकी तरफ से। समझ आ रही बात की, क्लियर। अगर मैंने सारे एम्प्लॉयज़ को लिखना होगा तो फिर मैं 2 पे क्या लिखूंगा, ऑल एम्प्लॉयज़, ऑल का ए कैपिटल और एम्प्लॉयज़ का ई कैपिटल, याद रखना है ई कैपिटल। तो जनाब ये हो गया मेमो राइटिंग, डन। अब जनाब आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। तो बिजनेस रिपोर्ट्स के ऊपर बात करते हैं और उसकी तरफ आना स्टार्ट करते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है। याद रख लें कि टेक्निकल डेफिनेशन की अगर बात करें ना, रिपोर्ट की टेक्निकल डेफिनेशन, तो टेक्निकल डेफिनेशन ये कहती है कि रिपोर्ट होती है कोई भी अकाउंट, चाहे वो ऑरल हो या रिटर्न, ये वहाँ पे बात रिपोर्ट का डिफाइन किया जाए, एनी अकाउंट वेदर ऑरल और रिटर्न ऑफ द थिंग्स रिलेटेड टू अ सर्टेन टॉपिक। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि कंपनी ना, कोई एक एबीसी कंपनी है, वो कंपनी की जो सेल्स है ना वो एकदम नीचे आ रही हैं। अब जनाब आपको हायर अथॉरिटीज़ एक पर्सन को कहती हैं कि इसके ऊपर रिपोर्ट लेके आएँ कि ये क्यों हो रहा है, और जब भी रिपोर्ट लिखते हैं ना तो रिपोर्ट के लिए मैदान में भी उतरना पड़ता है। आप ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट नहीं लिख सकते, फिर आपको जाना पड़ता है उन दुकानों में भी जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स हैं और वो पूछने के लिए कि ये कम क्यों हो रही हैं। फिर आपको कंपनी में भी जाना पड़ता है और जाके मुख्तलिफ मुलाजमों से पूछना पड़ता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, दूसरे जो सेल्स के डिपार्टमेंट के वो बंदे कैसे काम कर रहे हैं, क्या उनके काम में कमी आ रही है, क्या फ़ोन नहीं करे लोगों को, क्या फीडबैक सही नहीं आ रहा, क्या है। तो मुकम्मल थोरो इन्वेस्टिगेशन का नाम रिपोर्ट है। थोरो इन्वेस्टिगेशन का नाम क्या है, रिपोर्ट है। ये वही रिपोर्ट थी जिसने हमारे एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो कह दिया था कि अब आप जो है वो सादिक और अमीन नहीं रहे, जिसको एक बुनियाद बना के उन्हें निकाल दिया गया था ना अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से।
तो यही वो सेक्शन होता है जिसे आप क्या नाम देते हो, रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट में क्या था कि मुकम्मल एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन थी, और मुझे याद है कि कहा गया था कि उसके 27 वॉल्यूम्स थे, 27 वॉल्यूम्स थे, लेकिन वो फिर भी उन्होंने साबित नहीं कर सके कि वो जनाब वो करप्ट सन, और बाद में फिर यही वजह सी कि जनाब वो उन्होंने बेटे से तनख्वाह ली, इसलिए फिर उन्हें निकाल दिया। इस बात के ऊपर मैं ज़रूर ना लेना शर्म कर रहे वीगो डाला या नहीं, खैर चलो आगे आओ। अब अगली बात करते हैं जी, आपने फॉर्मल रिपोर्ट लिखनी है। अगली बात, फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है उसमें आपने वही बात मैंने बोली कि आपने इन डेप्थ जाना है और टॉपिक के बारे में बड़े ही ध्यान से बात करनी है, टॉपिक के बारे में बड़े ही ध्यान से बात करनी है। एक फॉर्मल टोन हमेशा इस्तेमाल की जाती है रिपोर्ट लिखने के लिए, ये बात आपने याद रखनी है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं अभी उसको बस ज़हन में रखना है, ठीक है। आगे आ जाए, ऑब्जेक्टिव क्या होता है उसकी बात करते हैं। रिपोर्ट जो होती है ये मैनेजमेंट को दी जाती है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, या कोई वाकया हुआ होता है उससे रिलेटेड। क्या वाकया, जैसे पीजीसी का वाकया हुआ, सही है गलत, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कोई वाकया अगर हुआ या नहीं हुआ तो उसके ऊपर अगर इंतज़ामिया कहती है हमें रिपोर्ट दें, तो थोरो इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसके ऊपर रिपोर्ट दी जाती है कि ये क्या था, या क्या हुआ भी कि नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ थी भी या नहीं थी, ठीक है, इस किस्म की बात। तो जो थॉरो एक इन्वेस्टिगेशन दी जाती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक रिपोर्ट फाइल की जाती है, उसे आप क्या नाम देते हो, रिपोर्ट का। तो ये क्या होता है, ये करंट स्टेट ऑफ थिंग्स और जो बिजनेस के अंदर होती हैं उसके ऊपर रिपोर्ट लिखी जाती है। याद रखें, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या रेगुलेटर्स के प्रूफ को प्रोवाइड करने के लिए शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, एम्प्लॉयज़ या कुछ जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये PRC 5 में आपने पढ़ा होगा सब, क्या पढ़े हैं PRC 5 आप पढ़े हैं ना, तो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, ये सारे आपने पढ़े होंगे। आपने एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ा होगा, ये एंटर गलत होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इस तरह आपने इंट्राप्रेन्योरशिप के बारे में भी पढ़ा होगा, ठीक है, कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो आपने ये सारी चीज़ों को देखा होगा। तो ये इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपने प्रूफ प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट के रेगुलेशंस का, रेगुलेटर्स का, उनको जो स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उन सबको आपने प्रोवाइड करना हो, तो उसके लिए भी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं कि बिजनेस रिपोर्ट जो होती है, कुछ इंट्रोडक्शन के इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपने शेयर करनी है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। आपने उनको रिपोर्ट शेयर करनी होती है जो कि इंटरेस्टेड होते हैं उस चीज़ के अंदर या मामले के अंदर, जिनका डायरेक्ट किसी ना किसी तरह से ताल्लुक होता है। आपने समराइज़ करना होता है और फॉर्मली रिप्रेजेंट करना होता है इंफॉर्मेशन को या ओपिनियंस को जो कि आउटसाइड एक्सपर्ट्स की तरफ से आती हैं। आप फिर उनको बताएंगे क्लियर और कंसाइज वे में, एक ऑडिट रिपोर्ट की तरह। एक ऑडिट रिपोर्ट, ये भी आपने आई थिंक वर्ड पढ़ा ही होगा, ठीक है, कि ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, क्या खसूसियात होती हैं बिजनेस रिपोर्ट की, और आपको जो पूछी जाएगी वो बिजनेस से रिलेटेड ही होगी। ये बात याद रखना, आपको ये नहीं कहेंगे वो चाचे दी रेडी नहीं चल रही तो रिपोर्ट लिखो, नहीं। कॉमन वो टॉपिक्स होंगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड होंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड होंगे, उसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये मैं इसके लिए ये बात पढ़ूंगा कि एक रिपोर्ट का प्रिंसिपल गोल ये होता है कि आप ये सर्व करती है, गाइड करती है रीडर के डिसीजन मेकिंग और एक्शन को। किस तरह की आप रिपोर्ट देंगे, वो उस रिपोर्ट को पढ़ेगा, थॉरो देखने के बाद फिर वो अपना डिसाइड करेगा कि मुझे क्या एक्शन लेना है। तो रिपोर्ट का बेसिक मकसद तो ये होता है, और रिजल्ट के तौर पर ये कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो कि कंपनीज वो रिपोर्ट के साथ कंपोज कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी रिपोर्ट्स के साथ जिनका ताल्लुक होता है। या आप ये बात याद रखें कि एक रिपोर्ट का क्या काम होता है, ये बातें बस याद रखनी है कि आपने इन्फॉर्म करना है, रिकॉर्ड करना है और रेकमेंड करना है। रेकमेंड का मतलब सिफारिश करनी कि आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, आपके ख्याल में इसका क्या सलूशन है। तो ये इस रिपोर्ट का एक बेसिक मकसद होता है। रिपोर्ट इफ़ेक्टिव कब होती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ये इफ़ेक्टिव तब होती है कि ये बेस करती है कि आपने जो देखा, जो आप करते हो और ये क्या आप सोचते हो, ये उन तमाम चीज़ों पे ये रिपोर्ट बेस कर रही होती है। आप खुद जाते हो, इन डेप्थ चीज़ों को देख रहे होते हो, तो आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई करता है कि रिपोर्ट कितनी अच्छी होगी या कितनी कम होगी। या बस आप गए हो किसी कंपनी में, चल ठीक है यार कुछ चाह चुप पिया दो, मैंने कुछ रिपोर्ट करनी तो मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने सही तरीके से रिपोर्ट के ऊपर काम ही नहीं किया। और आगे आप कहें कि ऑल इज़ ओके, तो उससे तो काम ख़राब है। इसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को सही परफॉर्म नहीं किया, आपने काम ख़राब किया, कंपनी को मज़ीद नुकसान पहुंचाया, आप लॉयल नहीं रहे।
अच्छा, फिर उसके बाद किसी इवेंट के बारे में बताना, ये बताती है एक चीज़ के बारे में एक खासी डिटेल के साथ। ये बिलीव किया जाता है कि जो फैक्ट फाइंडिंग जो मामला होता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है फाउल्ट फाइंडिंग, जो एक गलती होती है, यानी आप गलती को जाने तो फैक्ट खुद ही पता चल जाता है। फॉल्ट को ये मैं दोबारा लाइन पढ़ता हूँ, ये बिलीव किया जाता है कि फैक्ट फाइंडिंग को तलाश करने की बजाय आप फॉल्ट फाइंडिंग की तरफ जाते हैं। दोनों मामले हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि वो फॉल्ट को फाइंड करते हैं क्या है, कुछ फाइंड करते हैं कि ये फैक्ट क्या है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है ये डिसाइड करती है कि आपकी रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट होने जा रही है, ठीक है। कुछ कहते हैं नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फैक्ट को फाइंड करना चाहिए, जो फॉल्ट है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। कुछ कहते हैं आप फॉल्ट फाइंड कर लें, फैक्ट वगैरह तो आगे पता चलता जाएगा। ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगली बात करते हैं। तो जनाब ये बड़ा इम्पार्शल होकर करना चाहिए, मतलब आपका कोई दोस्त है तो आप उसकी साइड नहीं लेंगे, जो गलती जिसकी है सबके बारे में बताएंगे, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अब ज़रा बात को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं कि जनरल क्लासिफिकेशन करते हैं कि किस किस तरह की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। एक वॉलंटरी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक इशू देखते हो किसी चीज़ पर, क्योंकि आप मैनेजर हो, आप अच्छे रैंक के ऊपर हो, तो आप ख़ुद कोई गलती देखते हो और फिर उसके बाद आप जो अरबाब इख्तियार हैं आपकी कंपनी के, आप ख़ुद उनको रिपोर्ट देते हो कि सर मैंने ये गलती देखी है और मैं इसको बताना चाहता हूँ और ये देखें ये मेरी रिपोर्ट है इसके ऊपर। दूसरा एक इंटरनल रिपोर्ट होती है। इंटरनल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, ये इंटरनल यूज़ के लिए होती हैं, ठीक है। आप जो अक्सर बना रहे होते हो, अकाउंट की जो रिपोर्ट होती है वो भी रिपोर्ट ही होती है, इंटरनली जो मामला चल रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट। तो इसी तरह आप एक्सटर्नल रिपोर्ट्स बना रहे होते हो, ये क्या होती हैं कि कम्युनिकेशन नीड्स को पूरा करने के लिए आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप एक्सटर्नल रिपोर्ट्स बना रहे होते हो। फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं जिनको एडवांस्ड लेवल पर जाके बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, अथॉरिटी के लिए, जैसे, और यही आपको ज़्यादा आएगी, ये इसके आने के चांसेस 95% है, 95% आने के चांसेस इसके हैं। क्या होता है कि एक एग्जांपल यह है कि रिपोर्ट लिखना है एक एम्प्लॉय को जो कि एचआर का है और डिटेल से रिलेटेड बात करनी है, ट्रैवल, हाउसिंग, लर्निंग और उसके बाद इस किस्म के मामला। या इंटरनल एक फॉर्मल रिपोर्ट ये है कि जिसके अंदर आपने बताना है कि एक कंपनी लॉस में जा रही है तो उसके पीछे वजूहात क्या है, या एक कंपनी जो है वो हमने एक मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च की थी तो उस मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करने के बाद कंपनी को कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ उसके ऊपर रिपोर्ट लिखे, तो ये भी क्या कहलाती है, फॉर्मल रिपोर्ट ही होती है। इसी तरह इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, ये होती है कि ये 1-on-1 डिस्कशन होती है दो लोगों के दरमियान, आप उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिख लेते हो। जैसे एक सेल एसोसिएट जो होता है वो मैनेजर को एडवाइस दे रहा है मार्केट के बारे में, तो आप रिपोर्ट कहते हो जी मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, यही उसने एडवाइस दी थी हमें, तो अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं तो हमारी कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। ये सिर्फ उसके मैं बता रहा हूँ कि क्या। इसी तरह लीगल रिपोर्ट्स होती हैं, लीगल, जैसे अभी मैंने एक प्राइम मिनिस्टर की बात की तो वो क्या थी, एक लीगल रिपोर्ट थी। इसी तरह पीरियोडिक रिपोर्ट होती है। पीरियोडिक क्या होती है कि आपने एक 3 माह का अरसा गुजरा, कंपनी ने क्या खोया क्या पाया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस लिया, तो आप उस 3 मंथ की, पीरियड से मुराद दौरानी है, वक्त है, तो उस वक्त की रिपोर्ट आप जो फाइल करते हो या देते हो उसको भी पीरियोडिक रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। इसी तरह एक स्पेशल रिपोर्ट होती है। स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है, कोई फ्रॉड हो गया उसके ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन की, आप उसके ऊपर बात कर रहे होते हो, तो ये स्पेशल रिपोर्ट है जो बड़ी ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, जैसे आप कहते हैं कि वो राजदारी से बनाई जाती है, सीक्रेसी का ख्याल बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो उसे आप क्या नाम देते हो, स्पेशल रिपोर्ट। इसी तरह इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट होती है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है कि जिसने जो परफॉर्म किया उसको अप्रेज किया जाना चाहिए, उसको बोनस दिया जाना चाहिए, उसकी सैलरी बढ़ानी चाहिए, तो वो भी रिपोर्ट एक होती है जो कि हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से दी जाती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, सेल्स मार्केटिंग रिपोर्ट होती है, चेयरमैन की एनुअल रिपोर्ट होती है, ऑपरेटिंग रिपोर्ट होती है। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं रिपोर्ट की जो कि होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा जो कौन सी आएगी वो कौन सी है, फॉर्मल रिपोर्ट, जिसके अंदर आपने कंपनी के बारे में बताना होगा। ये बताना, सिर्फ इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता होगा रिपोर्ट कितनी किस्म की हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि आपके अगर पेपर की यहाँ पे बात करते हैं तो उस पेपर के अंदर आपको ये फॉर्मल रिपोर्ट ही आएगी। और ये जो फॉर्मल रिपोर्ट किसी को आती है, ये अगर किसी को बनाना आती है तो समझ लें कि 80% रिपोर्ट्स उसके लिए बनाना मुश्किल नहीं है, हर किस्म की 80% रिपोर्ट्स।
क्यों? क्योंकि वही पैटर्न यूज होता है जो पैटर्न फॉर्मल का है, बस हल्का फुल्का चेंज होता है, लेकिन दूसरी आपको आती नहीं है, यही रिपोर्ट्स आपको आती हैं, तो इसलिए इनके बारे में जानना ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो आइए अब विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम रिपोर्ट के क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिपोर्ट्स की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं जो रिपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। अब हम बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है उसका नाम होता है जी टाइटल पेज। टाइटल पेज, लेकिन आपके लिए ये बात तो है कि आपको तो बिल्कुल भी जो कंपनी का लेटर हेड है वो तो नहीं मिलने वाला, या एक अलहदा टाइटल पेज तो आप नहीं ना लगाओगे। तो इसके लिए आप क्या करते हो कि सिर्फ बता देते हो कि किसको लिखी जा रही है और किसकी तरफ से लिखी जा रही है, बस ये टाइटल का काम कर देता है। दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट्स, चूँकि आपकी रिपोर्ट 1 से 1.5 पेज की होगी तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। किसी के 27 वॉल्यूम्स हैं वो तो लिखेगा टेबल ऑफ कंटेंट्स, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी 1 से 1.5 सफ़े की होगी, तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जेक्टिव समरी, जो रिपोर्ट है वो कोई 200 प्लस या 2000 प्लस पेजेस की है, फिर आप एग्जेक्टिव्स के लिए एक लिखते हो नोट कि जिसके अंदर आप समरी टाइप बता देते हो कि ये चीज़ें हैं कि आप इसी को पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। डिटेल्स पढ़नी है तो डिटेल्स के लिए पूरी रिपोर्ट हाजिर है। तो एग्जेक्टिव समरी आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी कर देंगे क्रॉस। हाँ जी, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड या रैशनल, क्यों लिखी जा रही है, वजह क्या है, फिर आप बताते हैं कि जनाब वो ताड़े ही बंदे ने मैंने क्या सिर्फ रिपोर्ट लिखन नूं तो मैं लिखन दे आज, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड थोड़ा सा देना होता है 1 से 2 लाइनों के अंदर, जी हाँ आप लिखेंगे। बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डिस्क्रिप्शन वजाहत करनी है, फाइंडिंग्स क्या हैं, और डिस्कशन, ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी होती हैं, ठीक है, बॉडी में। और ये काम यानी जिसमें डिस्कशन मतलब फाइंडिंग्स क्या है, सजेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें बॉडी के अंदर आ रही होती हैं। जब मैं रिपोर्ट सामने लेके आऊँगा पता लग जाएगा आपको। फिर आपने कंक्लूड करना होता है, कंक्लूजन लिखना होता है, कंक्लूजन क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा। रेकमेंडेशन का क्या मतलब है, सिफारिश यानी सजेशन बतानी है आपने, आपके ख्याल में क्या क्या होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ये रेकमेंडेशन के अंदर आ जाती है। रेफरेंस आप बताते हैं जनाब मैं इत्थे गया सा और टिकट दिया नंबर जे, देखो मैं वाकई गया सा, ठीक है। किस किस ने आपको हेल्प की इस रिपोर्ट को बनाने में, उसका रेफरेंस। आप किसी चीज़ को कोट कर रहे हैं तो उसका रेफरेंस, तो ये भी आपको रिपोर्ट के अंदर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अपेंडिसेस क्या होते हैं, अपेंडिसेस ये होते हैं कि आप पॉइंट्स बता देते हो, जैसे आप अक्सर हैशटैग्स का वर्ड पता ही है ना आपको, कि जिससे वो आपकी बात ज़्यादा क्लिक हो जाए, बात चल जाए, तो उसे अपेंडिसेस कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में भी आपको अपेंडिसेस की ज़रूरत नहीं है। तो क्या क्या चीज़ें चाहिए उसकी बात करते हैं। इंट्रोडक्शन का पता होना चाहिए, टाइटल स्टार्ट में होना चाहिए जो मैं बता दिया आपको कि जो आपने लिखना अभी आगे आएगा। बैकग्राउंड है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स हैं, कंक्लूजन है, सजेशंस हैं, और यहाँ पे बात, और फिर एंडिंग है, और फिर एंडिंग है। वो एंडिंग आपने बाद में करनी, कैसे बता देता हूँ। आइए एक प्रैक्टिकल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी सारी बात, सारा मामला खुलकर हमारे सामने आ जाए। प्रैक्टिकल रिपोर्ट ये है जी, जो आपके नोट्स में भी आपके सामने है। ये अब आप देख सकते हैं, अगर किसी को नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे बिल्कुल, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स शेयर कर दूंगा, उनका लिंक ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे नोट्स जितने भी हैं, जिसके अंदर 1 पेज पर्ल एंड ऑल दैट सब कुछ है, वो लिंक मिल जाएगा। आप लोगों को भी चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर दें, मैं भेज दूँगा। आइए रिपोर्ट की तरफ आते हैं। राइट अ रिपोर्ट टू द डायरेक्टर ऑफ एडिडास। एडिडास का मतलब क्या होता है पता है आपको? एडिडास किस चीज़ की एब्रीवेशन है, बताएं, किसी को पता है इसका? ये वर्ड है एडिडास, ADIDAS, एडिडास। तो इसका मतलब क्या है, किसी को पता हो? पता था लेकिन भूल गया, ओए होए होए होए, बड़ी जज्बाती गल करती तुसी जालमो। चलो मैं बताता हूँ, ये जो एडिडास का जो है ना ऑनर, एंटरप्रेन्योर, वो शख्स कहते हैं उनको ना सॉकर का बहुत ज़्यादा शौक था। सॉकर किसे कहते हैं? फुटबॉल को। सॉकर का बहुत शौक था, तो वो फुटबॉलर बने नहीं बने, क्या हुआ उसको तो छोड़ दें, इतना शौक था कि उन्होंने कंपनी ही पूरी ओपन कर दी, और उस कंपनी का उन्होंने नाम रखा एडिडास, जिसका मतलब ये है ऑल डे आई ड्रीम अबाउट सॉकर।
ये होते हैं कि जब आप एक मकसद को, वो कहते हैं ना, मैंने एक मकसद को, जिस मकसद को आप चाहते हैं वो मकसद फिर आपका पूरा हो जाता है। शाहरुख खान का मुझे डायलॉग भूल गया, वरना इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त था कि हमने जिसको पाने की कोशिश की है वो खुदा ने भी हमें उस मकसद से मिलाने की कोशिश की है, या वट जो भी था, कुछ ऐसी बात थी। तो ये मतलब है कि जब आप आते हो तो फिर उसने कंपनी बना डाली और बड़ी शानदार कंपनी उसकी चली। खैर, तो आपने लिखना है एडिडास के डायरेक्टर को एक रिपोर्ट लिखनी है, और अगली बात यहाँ पर यह है कि और इन्फॉर्म करना है उन्हें कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है कस्टमर्स की सेल्स में। एडिडास एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो गलती की कहाँ पे हो रही है हमसे, हम कहाँ पे अपनी छूट कर रहे हैं या गलती कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपने उन्हें बताना है। तो आपसे ये भी कहा गया सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कि आपने उन्हें बताना है क्या रीज़न है इस डिक्लाइन के पीछे सेल्स की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये मसला ज़्यादा आ रहा है। एज्यूम करें कि आप सेल्स मैनेजर हैं एडिडास के और आपका नाम है शाहीन अफरीदी। क्या नाम है? शाहीन अफरीदी। डायरेक्टर का नाम है शाहिद अफरीदी, ठीक है। आप एज्यूम कर सकते हैं दूसरी तमाम रिक्वायर्ड डिटेल्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आप एज्यूम करना चाहें कर सकते हैं। और रिपोर्ट के बारे में और मेमो के बारे में, दोनों के बारे में याद रखें कि आप यहाँ पे खुल के एज्यूम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। कोई नाम भी नहीं ना पता, एज्यूम कर लो, एज्यूम कर सकते हो, कोई मसला नहीं। आइए अब ज़रा इसके पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है 2। इसमें गलती का मतलब ये है कि जनाब अगर ये सारा गलत होता है तो 3 नंबर तो गए, 3 से 4 नंबर, तो इसलिए बड़े ध्यान से गलती नहीं आपने करनी। 2 किसको लिखना है जी? मिस्टर शाहिद अफरीदी। ये कौन है? यानी ये देखें ना, सबसे पहले क्या आएगा? नेम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? डेजिग्नेशन आएगी, डेजिग्नेशन के बाद क्या आएगा? कंपनी नेम आएगा, और एंड पे क्या आएगा? सिटी आएगा। तो ये एक सीक्वेंस होना चाहिए, नाम, डेजिग्नेशन क्या है, कंपनी का नाम क्या, और फिर एड्रेस क्या। एड्रेस में आप सिर्फ शहर का नाम लिख दें, अगर पूरा एड्रेस है तो आप और भी लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ जनाब 38B गार्डन टाउन, नीचे लिख दूँ मैं लाहौर, नो प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। और फिर आपने नीचे क्या करना है? डेट लिखनी है, और डेट का पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वो पहले डिस्कस हो चुका है। किसकी तरफ से लिखना है जनाब? शाहीन अफरीदी, वही नाम आ गया, फिर उनकी डेजिग्नेशन आ गई, फिर उसके बाद कंपनी आ गई, और कंपनी के बाद एड्रेस आ गया, कंपनी के बाद एड्रेस आ गया। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है आपने। यहाँ पे आप ये ध्यान करें कि मैंने शाहिद का एस कैपिटल लिखा हुआ है, अफरीदी का ए कैपिटल है, दा का टी कैपिटल है, डायरेक्टर का डी कैपिटल है, एडिडास का ए कैपिटल है, पाकिस्तान का पी कैपिटल है, इनका भी आई कैपिटल होना चाहिए था, है ना? क्यों? प्रेपोजिशन है। तो बाजी हकी बकी क्यों है? 10 बरमला 10 कि हाँ जी सर प्रेपोजिशन है ना लगाओ। शाहिद अफरीदी आपको नहीं पसंद, ना लगाओ, क्या कह सकते हैं, मुझे पता है भाइयों, बड़ों को नहीं पसंद वो, लेकिन बड़ों को बहुत पसंद है। आगे बढ़ते हैं, मुझे पता लग गया तेरा। खैर, अब आगे बात की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आप बोल्ड कर लें, सब्जेक्ट का जो टाइटल है, और अगला जो स्टेटमेंट उसको चाहे बोल्ड ना करें, डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है। अ डिटेल्ड रिपोर्ट, अब ये सेंटेंस है कि टाइटल है? क्या है? सेंटेंस है ना, ठीक है। अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ एडिडास। अब ये क्या है, किस चीज़ में भी देखें, मेन टाइटल को मैंने बड़ा कर दिया, सेल्स ऑफ एडिडास इन पाकिस्तान, सेल्स ऑफ एडिडास इन पाकिस्तान। तो मैंने क्या किया कि उसको हाईलाइट कर दिया। आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब ये होता है कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरीली इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको बड़ा कर दिया। बाज़ औक़ात किसी चीज़ को इंपॉर्टेंस देने के लिए आप वो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो एडिडास का तो ए बड़ा आना ही आना है, पाकिस्तान का पी बड़ा आना ही आना है। तो सेल्स चूँकि उसकी हैं तो इसलिए मैंने सेल्स का एस कैपिटल किया, जैसे मैनेजर का एम कैपिटल किया। रिस्पेक्टेड सर, और उसके बाद क्या आएगा? कॉलन, ज़रूरी है, लाजमी लगाना है आपने, छोड़ना नहीं है। आइए अगली बात करते हैं, इंट्रोडक्शन। ये टाइटल देना है आपने, इंट्रोडक्शन लिखना है और उसे बोल्ड करना है कंट्रोल बी के साथ। ऑन 2 मार्च, असल में ये जो इंट्रोडक्शन होता है ना, ये सबका तकरीबन सेम होता है, 99% सेम होता है, बस जो टाइटल है उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना होता है, उस चीज़ के ऊपर आपने आना होता है। 2 मार्च 2000 ब्ला ब्ला वट एवर, आई वॉज टास्क्ड बाई एडिडास अपर मैनेजमेंट, एडिडास की अपर मैनेजमेंट। इसमें कोई गलती है? कोई बताए मुझे। हाँ जी, आप अपर का यू कैपिटल कर दें, मैनेजमेंट का एम कैपिटल कर दें।
क्योंकि एडिडास की है, पता चल गया ना, तो फिर वो क्या हो गया, एडिडास की, तो फिर वो प्रॉपर होगी। तो आप अपर का यू कैपिटल करेंगे और मैनेजमेंट का एम कैपिटल करेंगे। With composing a comprehensive report on a problem involving a reduction in sales to consumers, ठीक है, या customers, जो मर्जी लिख लें। For the sake of discovering the truth behind this, comma, I have endeavored का मतलब आप ये कर लें, I have tried, मुश्किल लग रहा है तो आप tried लिख लें, कोई मसला नहीं है, आसान कर लो। To discover a plausible, एन एक्सप्लेनेशन कर लें आप, ये प्लॉजिबल भी ख़त्म कर सकते हैं, ये मुश्किल भी आपकी आसान हो गई, गलत करने से ज़्यादा आसान है, आप एन एक्सप्लेनेशन लिख दें, नो प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। आइए अब अगली बात करते हैं। प्रोसीजर क्या था मेरा, इन्वेस्टिगेशन मैंने कैसे की, रिसर्च कैसे की, इनमें से कोई एक वर्ड आएगा, मैंने तीनों लिख दिया, आपने कोई एक लिखना है, इसलिए लिखे कि जो आपको समझ आता है आप वो लिख लें। मैंने रिसर्च कैसे की, क्या किया। अच्छा बताएं मुझे, जब आप रिसर्च करते हैं तो वो प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? रिपोर्ट लिख रहे हैं अब आप, पास्ट होगा। और पास्ट में कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट। पास्ट में 90% पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज होते हैं? इज एम आर हैं, वाज वर, क्योंकि वो पास्ट वाले हैं, पास्ट वाले ही हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, वाज वर या हैड, वाज वर या हैड, और वही यूज करने हैं आपने। आई विजिटेड, और याद रखें कि आपने कम लिखने हैं, कुछ 2 से 3 पॉइंट्स, ठीक है। पैराग्राफ की शक्ल में भी लिख सकते हैं, पॉइंट्स की शक्ल में भी लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, क्योंकि आपने 35 मिनट के अंदर अंदर इसे ख़त्म भी करना है, 35 मिनट्स के अंदर अंदर, तो 3 तक ठीक है, क्योंकि ऐसे बड़ी हो जाएगी काफ़ी। आई विजिटेड आवर ब्रांचेस इन द सिटीज़ ऑफ लाहौर, कराची, मुल्तान एंड सियालकोट। मैंने हर एक को कैपिटल क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। आई आल्सो टॉक टू द फॉर्मर कंज्यूमर्स हु हैड स्विच्ड, या आप हु स्विच्ड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हु हैज स्विच्ड टू बाइंग फ्रॉम कंपेटिटर्स। आई लुक्ड फॉर थिंग्स दैट ग्रैब्ड देयर अटेंशन एंड मेट सर्टेन क्राइटेरिया। आई एम नाउ गोइंग टू राइट डाउन माई फाइंडिंग्स हेयर। अब आप क्या करेंगे? अपनी फाइंडिंग्स लिखेंगे कि मैंने क्या फाइंड किया। इन पाकिस्तान द प्राइस ऑफ गुड्स हैज स्काई रॉक्ड, यानी आसमान को पहुंच गई है, बहुत कीमत बढ़ गई है। टू इन्फ्लेशन एंड टैक्स इंक्रीज बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द लॉन्गविटी। लॉन्गविटी क्या होता है? देरपा। तो आप उसे और दूसरा वर्ड इसका यूज़ कर सकते हो, आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं रिगार्डिंग द, नहीं, एक मिनट भाई, तनु आसान वर्ड दस ने सालमो, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग द, आप देखें रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, ये ख़त्म कर दें, रिगार्डिंग आवर प्रोडक्ट्स, आसान हो गया। पाकिस्तानीज चूज लोकल गुड्स ओवर ब्रांडेड आइटम्स। पाकिस्तानीज क्या करते हैं? लोकल गुड्स को चूज करते हैं। गुड्स क्या करते हैं? सामान, चीज़ें। आई हैव आल्सो डिस्कवर्ड इनएविटेबल, इनएविटेबल कहते हैं नाकाबिले तरदीद, ज़रूरी, वाकई ऐसे एरर्स मेड बाय आवर सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। आगे बात कर रहे हैं, फाइंडिंग्स अभी चल रही हैं, चूँकि अगला पेज आ गया तो मैंने आपकी रहनुमाई के लिए फाइंडिंग्स को दोबारा लिख दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी दोबारा लिखेंगे, ज़हन में रखना है। ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं या जिस तरह आप पॉइंट बना देंगे? बेटा दोनों ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगता है आप लिखें, जैसे आपको अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Some of our sales professionals are also deemed to be somewhat guilty. They feel that Adidas is a global brand, thus they do not have to do much effort to market and attract people. असल में होता है ना ऐसा, अक्सर होता है। और ब्रांड है जी हमारा कॉलेज, ब्रांड है जी हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी ये जो शूज़ का जो ब्रांड है ये बड़ा इंटरनेशनल है, लोग आएंगे, ख़रीदना ही ख़रीदना है लोगों ने। तो फिर क्या होता है कि दूसरे जो कंपेटिटर्स होते हैं उनको खेलने का ज़्यादा मौका मिल जाता है। और जो यही समझ के बैठते, अच्छा देखें जितने भी आप इंटरनेशनल ब्रांड्स की तरफ आए, मशहूरियाँ उनकी आज भी चलती हैं, बल्कि और बढ़ जाती हैं जब कोई मसला आए तो और बढ़ जाती हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ किस्म की ऑफ़र्स ले आते हैं। जैसे देखो लिप्टन के साथ वो आना शुरू हो गया कि जार पता नहीं टपाल के नाल के लिप्टन के नाल किसी के नाल आ रहा सी। पेप्सी ने क्या किया? अपनी कीमतें गिरा दी, किसी और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग शुरू कर दी। KFC ने क्या किया? कीमतें गिराई, मार्केट भी और ज़्यादा शुरू कर दी। मैकडोनल्ड्स ने क्या किया है कि जनाब कीमतें गिराई, मार्केट और ज़्यादा शुरू कर दी। आप चीज़ों की तरफ जाएं, आप देखें कि ब्रांड्स क्या कर रहे होते हैं।
कितना फ़र्क पड़ता है उन्हें और वो मार्केट के अंदर कितना इन रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के, जैसे देखें क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं, ये शर्ट पे सिर्फ लोगो लगवाने के करोड़ों लगते हैं, करोड़ों, वो फिर भी दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन रहना चाहते हैं। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ज़्यादा हम्बल रह के आगे और ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। ये बात हमेशा याद रखें। तो जो कहता है नहीं जब ब्रांड हो गए बस हो गया, तो काम ख़त्म। अगली बात, सम ऑफ आवर सेल्स प्रोफेशनल, जो मैंने आपको बता दिया। अब इम्पैक्ट क्या उसका आया, असर क्या निकला, इसका असर क्या निकला? असर ये था, 8 महीने पहले हमारी कंपनी की सेल्स बड़ी इंप्रेसिव थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट्स जाने लगे। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, मैंने रिप्रेजेंटेटिव इसलिए क्या कि वो मुझे पता है कौन से हैं, प्रॉपर नाउन है, वो मानते थे कि ये एक टेम्परेरी लॉस है, यानी टेम्परेरी डाउनफॉल आया है, आर्जी है। तो उन्होंने कम अटेंशन दी इस मैटर के ऊपर। मज़ीद ये कि बहुत से कंपेटिटर्स ने अपने जो रेट्स थे वो कम किए और हम टाइमली जजमेंट नहीं कर सके और ना ही इसके ऊपर कोई अपनी स्ट्रेटजी बना सके, लाहे अमल बना सके। कुछ स्किल्ड मैनेजर्स जो थे उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया तकरीबन 3 महीने पहले, और हम उनके रिप्लेसमेंट भी नहीं फाइंड कर सके और सेल्स जो थी वो गिरती गई। वजह यही हुई कि सेल गिरती गई। देखिए, जब आप होते हैं ना, बड़े होते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंशाल्लाह जब बनेंगे, तो एक चीज़ को लाजमी नोट कीजिएगा कि आप जितना ज़्यादा आपका नाम होगा ना, आपके यार ये बंदा काम बड़ा अच्छा करता है, तो जो कंपेटिटर्स होंगे ना आपकी कंपनी के, वो आपको बुलाते रहेंगे, आ जाओ। उस वक्त डिपेंड करेगा कि अब आप क्या करते हो। एवरीवन हैज़ अ चांस टू ग्रो, हर एक के पास जो है वो ग्रो करना चाहिए, उसके पास मौका है और उसका हक भी बनता है कि वो ग्रो करे। अगर कहीं पे उसे लगता है कि यार मुझे फुल स्टॉप यहाँ पे लग गया, सैलरी को भी फुल स्टॉप लग गया, यानी जो मैं कमा रहा हूँ उसको भी, और मेरी जो सीखने की एबिलिटीज़ हैं उनमें भी फुल स्टॉप लगा है, तो वो वहाँ से स्विच करके जा सकता है। मेरे एक दोस्त हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर, उनको सऊदी अरब के अंदर से ऑफ़र आई, सऊदी अरब से तकरीबन 1.3 मिलियन की ऑफ़र थी। इधर वो कमा रहे हैं 3 लाख रुपये, 3 लाख रुपये कमाते थे। वो 3 महीने वहाँ पे रहे और रिज़ाइन दे के आ गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? और इधर आकर फिर 3-4 लाख पे लग गए। मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहते यार वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ पे बस यही है, आ रहे हैं मेरी तरफ को भेजते ही तब हैं जब उनके पास कोई सजेशन ना हो या कोई क्रिटिकल थोड़ा सा बंदा हो, वरना वो खुद ही जो असिस्टेंट्स हैं वो डील कर लेते हैं और मेरी तरफ को भेजते ही नहीं है। और मुझे लग रहा था कि मेरी अपनी काबिलियत को जंग लग रहा है, मैं वापस आ गया रिज़ाइन करके। कहता मैंने पहले महीने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा जी हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है, ये जो वजारत सेहत है उसकी पॉलिसी है कि आप 3 महीने से पहले रिटायर जो इस्तीफ़ा है वो दे नहीं सकते। तो फिर मुझे 3 महीने बर्दाश्त करना पड़ा। मैं वहाँ पे रहा, अक्का रहा, वेला बैठा रहा। ठीक है, तो बंदे ने वैसे सोचो तो की चाहिए, कहता वहाँ पे बढ़ने पे। लेकिन मैं अभी चूँकि मेरा पेशा स्टार्ट हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस भी को 5-6 साल 7 साल है, इससे ऊपर नहीं है, 5 साल है, इससे ऊपर नहीं है सर्जन बनने के बाद, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी एबिलिटीज़ को जंग लगा दूँ। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने रिज़ाइन दे दिया। अब यहाँ पे वो गंगाराम हॉस्पिटल में, वो यहाँ पे सर्जन है। तो बात ये है कि ये भी सोचना पड़ता है कि आपने क्या करना है। जिधर आपकी एबिलिटीज़ आपको ग्रो करने का मौका नहीं मिल रहा, तो आपने वहाँ से निकलना है ताकि आप ग्रो करो। आपका जो प्लान है ना वो ऊपर का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली बात, अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। आफ्टर माई फाइंडिंग्स, जनाब मेरी तहकीकात और बहुत ही शानदार एनालिसिस तज्ज़िये के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फर्म दोबारा थ्राइव करेगी, तरक्की करेगी पाकिस्तान में, और हमें इमीडिएट एक्शंस लेने पड़ेंगे हमारी वीकनेसेस के ऊपर और अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं सजेशंस, इनमें से कोई एक आएगा यहाँ, सजेशन या रिकमेंडेशन। हमें एक एमरजेंसी मीटिंग को मुनक्किद करना होगा, प्राइसिंग और मार्केटिंग टैक्टिक्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी। टैक्टिक्स मतलब लाएअमल, तरीक़ाकार की तरीका करिए, क्या हरबा अपनाएं। कंपिटेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो कंपनी की बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो जनाब हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहिए या उनसे कांटेक्ट करना चाहिए जो चले गए, और उनकी कंप्लेंट्स के बारे में सुनना चाहिए अगर कोई हैं तो। इसी तरह कंपीटिंग बिजनेस के साथ साथ हमें भी अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को इंक्रीज़ करना चाहिए और ब्लेस्ड फ्राइडे, 11/11 और विंटर सेल्स की तरह अपनी ये इन चीज़ों को लेके आना चाहिए। ऐसी जो मार्केटिंग जो चीज़ें हैं उनको लेके आना चाहिए। लोगों को अवेयर करना चाहिए कि क्यों हमारा ब्रांड सबसे ऊपर है और सबसे बेटर सूटेड है उनकी डिमांड से, क्योंकि ये देरपा है, काफ़ी अच्छा है, ड्यूरेबल है।
सर बड़े एहतराम के साथ इस रिपोर्ट को लिखते हुए मैंने अपनी तमाम स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का यूज़ किया है। अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस रिपोर्ट से मुतल्लिक तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताइएगा। और आपने एंड कर देना आपका ट्रूली ताबे फरमा शहीन अफरीदी, यानी सिग्नेचर, ये सिग्नेचर है। सिग्नेचर के लिए फिर आपने क्या करना है, CTRL कंट्रोल प्लस बी आपने दबाना है, बोल्ड कर देना है, और प्लस फिर दोबारा कंट्रोल प्लस आई भी दबा दीजिएगा ताकि वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, इटैलिक हो जाए, ठीक है। तो ये सिग्नेचर हो जाता है। और कभी भी पूरा नाम नहीं लिखते सिग्नेचर में, ये बात याद रखिएगा, कभी भी पूरा नाम नहीं लिखते, नाम का पहला फर्स्ट नेम लिखते हैं बस। शहीन अफरीदी पूरा नाम है तो क्या लिखना है, शहीन बस, फिर नीचे पूरा नाम आएगा और आपकी डेजिग्नेशन आएगी और रिपोर्ट एंड हो जाएगी। ठीक है जनाब। दिस इज़ ऑल फ्रॉम रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट राइटिंग इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट टास्क, ये बहुत आसान है। इसमें सिर्फ कहानी करानी आनी चाहिए, मतलब ये कि आपको लिखना आना चाहिए ना, आपका ये चलता हुआ होना चाहिए। अगर ये चल रहा है, कहानी आती है और आपको पहले पैटर्न का पता है, चीज़ों का पता है, तो आप बड़े आराम से चीज़ों को कर सकते हैं और इसके ऊपर लिख सकते हैं। अब डिपेंड आप पे आप ये करता है कि कितना अच्छा आप लिख पाते हो, ठीक है। और यही इंशाल्लाह देखा जाएगा आपके टेस्ट में। तो कल इंशाल्लाह आपका मेमो राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों का टेस्ट है। तो इंशाल्लाह टेस्ट के साथ मुलाकात होगी। आपकी ड्राइव्स में वैसे टेस्ट असाइनमेंट्स अपलोडेड हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई इशू हुआ तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन कल आपका टेस्ट लाजमी होगा, एक मेमो आएगा और एक रिपोर्ट आएगी, और 1 घंटे के अंदर अंदर आपने उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे अब टेस्ट के बाद। तो अल्लाह हाफिज़।